जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 एंड 5 के लिए इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन को पढ़ने वाले हैं, जो कि ये सभी बिहार पीसीएस में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। और खास करके यह बिहार पीसीएस में भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये समान अध्ययन का होगा। ये टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इसमें लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी या बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा कहाँ पे स्थित है। तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था, तो ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो पूरा पाषाण संस्कृति है। भारत में विश्वविख्यात शैलचित्र कला स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो ये पाटने से प्राप्त हुआ है। आप इस साइड देख सकते हैं कि बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आता है कि चिरादपुरा स्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं, तो ये नवपाषाणिक संस्कृति से मिले हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर उसके बाद आता है कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह काल कहलाता है, तो नवपाषाण काल कहलाता है। दमदमा पूरा स्थल स्थित है, तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, तो ये ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है या कॉपर एज को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें दिया गया है कि इस समय मोहनजोदड़ो है, तो ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, तो ये 1921 ईस्वी में किया गया था। प्राक सैंधव काल के पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई संस्कृति या सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे, तो ये ताम्र या तांबा कांस्य से निर्मित थे। फिर उसके बाद आता है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों न के बराबर वर्षा होने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा है? ये 900 वर्षों का। ये आप देख सकते हैं 64 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह नगर नियोजन है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की प्राकृतिक क्या थी? तो नगरीय थी प्रकृति। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन कौन से थे? तो आर डी बनर्जी थे, दयाराम साहनी थे, के एन दीक्षित तथा एम एस वत्स थे। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पा बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो ये लोथल में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। फिर हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, तो ये धौलावीरा से पता चला है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः उपयोग में था, तो ये लाल रंग का था। सिंधु सभ्यता के युग का अंतर्गत आता है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है सिंधु सभ्यता। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था, तो ये मेसोपोटामिया के साथ था। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चौहंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, ये कहाँ पे है? ये सिंध में स्थित है।
फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में वेदों के प्राचीनतम है, तो ये कहाँ पे है, तो ऋग्वेद में है। पुरुषार्थ है, 4 है, पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। गायत्री मंत्र पुस्तक मिला है, तो ये कहाँ पे, ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, तो ये ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। त्रयी का अभिप्राय क्या होता है, 3 वेद होते हैं त्रयी का अभिप्राय। प्रसिद्ध दशराज युद्ध लड़ा गया था, तो ये परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। फिर ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल महत्वपूर्ण समर्पित है, तो ये सोम और इस पेक नाम की देवता को समर्पित है। फिर बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां के अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। फिर अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गीत हुई है, ये धर्मशास्त्रों के समय में उद्गीत हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो ये यजुर्वेद जो कि ये धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। फिर वैदिक देवता नहीं था, तो कार्तिकेय जो कि ये वैदिक देवता नहीं है। महापुराणों की संख्या मानी जाती है, तो 18 महापुराण माने जाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 है बौद्ध जैन एवं भागवत शैव धर्म से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जो कि ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। फिर त्रिपिटक का संबंध है, तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक का संबंध है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मो उपदेश दिया था, तो ये कहाँ पे दिए थे, तो ये सारनाथ में दिए थे। फिर उसके बाद आता है कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, ये कहाँ पे किए थे, तो ये गया में किए थे। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तृतीय बौद्ध सभापति किया गया था, तो ये मोगली पुत्र तिस्र के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, तो ये राजगृह में आयोजित किया गया था। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, तो ये कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। फिर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये राजगृह या राजगीर में हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो ये अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसलिंग का आयोजन हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। फिर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो ये कुशीनगर में प्राप्त किया था। आप देख सकते हैं बिहार के कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैशेषिक त्रिरत्न 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, तो ये किससे है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये स्थूलभद्र थे। फिर महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो महामाया था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। फिर उसके बाद आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। भरहुत एवं अमरावती स्तूप केंद्र ये बौद्ध धर्म के हैं। वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो ये कौन थे, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से। फिर बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता प्रजापति गौतमी को दिया गया था। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन कौन सा है, तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। फिर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो ये पावापुरी में स्थित है। फिर वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने पूर्णतः आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त किया था, तो ये जिन्बिका
नामक गांव में, द्रिम्भिका नामक गांव में प्राप्त किया था। फिर महावीर का जन्म स्थान क्या है, तो कुंडल ग्राम है। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, तो ये बौद्ध धर्म की त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक मानी जाती है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि महावीर का जन्म स्थान क्या है, तो ये कुंडल ग्राम। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक लिखी गई है, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में अधिक योगदान था, तो ये गुप्तों का अधिक योगदान था। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। बाबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया है, तो ये अजीवकों ने किया था। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ये 14 पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया था, तो भद्रबाहु ने लिखा था। प्रथम तीर्थंकर थे, तो ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो कौन सा, आत्म दमन। फिर उसके बाद आता है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें दिया गया है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये अजात शत्रु के समय में प्रारंभ हुआ था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो ये जीवक था। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी क्या थी, तो मगध थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था, तो ये मगध राज्य करता था। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये उदयन के द्वारा किया गया था। अवंती राज्य की राजधानी थी, उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। अवंती का राजा कौन था, तो चंद्रप्रघोत, ये जो कि अवंती का राजा था। फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, तो ये मल्ल जो कि एक गणतंत्र था। फिर उसके बाद आता है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो राजगृह या गृहब्रज, जो कि ये मगध की प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, तो हर्यक वंश था अजातशत्रु का वंश। फिर विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो ये वैशाली विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ था, तो ये 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। अंग जनपद की राजधानी क्या है, तो चंपा है। वत्स्य राज्य स्थित है, तो ये इलाहाबाद के आसपास वत्स्य राज्य स्थित है। फिर उसके बाद आता है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगेय मैदान है। फिर उसके बाद आता है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था, तो ये कुम्हार के द्वारा बनवाया गया था। फिर शक संवत का प्रारंभ हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृति शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा करवाया गया था, ये रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। फिर वह पुस्तक जो बिंबिसार को एक अभिशक्ति क्षत्रिय वर्णित करता है, तो ये दिव्यदान है। फिर मौर्य काल में कंठ शोधक न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था, तो ये फौजदारी न्याय करता था। समहर्ता होता था, तो ये महासंग्राहक करता होता था समहर्ता। फिर उसके बाद आता है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था, तो सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला, ये जो कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। फिर उसके बाद आता है कि वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, तो ये भाब्रू अभिलेख में प्रकट किया है। फिर उसके बाद आता है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भाब्रू स्तंभ में बताया है। फिर उसके बाद आता है अशोक के शिलालेखों यानी कि इनक्रिप्ट्स में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो ये प्राकृतिक भाषा है।
फिर अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। फिर उसके बाद आता है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है, तो ये सोहगौरा में है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके शासक के द्वारा की गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य था तो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे। फिर उसके बाद आता है कि वह अभिलेख जिसे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी तक फैला हुआ है, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य है। जिसके ग्रंथ में समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, वह विशाख दत्त का है। फिर उसके बाद आता है कि कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट प्रधानमंत्री था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौटिल्य हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसके पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। फिर नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था, तो मौर्य वंश के द्वारा किया गया था। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। फिर उसके बाद आता है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, तो शासन कला के सिद्धांत अभ्यास विषय पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था, तो 500 युद्धक हाथी दिया था। मेगास्थनीज दूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह इंडिका है। फिर मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। फिर उसके बाद आता है कि इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था, तो ये पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी, तो ये कारुवाकी थी। एक बौद्ध एक विश्व धर्म बन गया था, तो ये अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर आयोजित की गई थी, तो ये पाटलिपुत्र आयोजित किया गया था। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ, ये जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था। फिर उसके बाद आता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात वंश का राजा स्थापित हुआ था, तो ये शुंग वंश का। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था, तो सातवाहन वंश से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये कंडा वंश के द्वारा किया गया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये हाथी गुम्फा लेख से जुड़ा हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है, तो ये प्राकृत भाषा में अंकित है। शक संवत प्रारंभ हुआ था, तो ये 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। फिर शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो ये कुषाणों को दिया जाता है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध ने एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कनिष्क थे। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन ये बिम कैंडिफिशस के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि कला की गंधार शैली फली फूली थी, तो ये कुषाणों के समय में फली फूली थी। कनिष्क के शासन ने बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में किया गया था। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है, तो मौर्य के समय को निर्धारित करता है। फिर वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है, तो ये कुम्हार है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, तो ये ताम्रपत्र है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने संप्रदाय को दान में दिया था, तो ये अजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः लकड़ी का बना था।
भूमि का अनुदान को दिए गए थे जो कि शाही दरबार से जुड़े हुए थे, तो ये ब्राह्मण को दिया गया था। फिर उसके बाद आता है कि भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो ये भारतीय यूनानियों शासकों के द्वारा किया गया था। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है, तुम मलिंद पन हो। शक वंश की करदम्य शाखा का संस्थापक था तो चेस्टन था। फिर उसके बाद आता है संगम काल। संगम काल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगम युग में उरैयूर विख्यात था तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई है तो विल्लीर पुतूर ने। फिर उसके बाद आता है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। तो इसमें एरड़ अभिलेख का संबंध शासक हैं, तो ये भानुगुप्त हैं। हर्षेण गुप्त का शासक दरबारी कवि कौन था, तो ये समुद्रगुप्त। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। पंचतंत्र लिखा गया है, तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर बनी मूर्ति के संबंध का अवशेष है, तो ये गुप्त काल के अवशेष है। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि नालंदा ताम्रलेख गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति के आर्यावर्त के शासकों का जिक्र किया गया है, तो ये 9 शासकों का जिक्र किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक था तो हरिशेण था। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है तो इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था तो ये गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर उसके बाद आता है वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, तो ये गुप्त शासकों के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, उपज का 6वां भाग था। गुप्त और गुप्तोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था के पतन दिखता है, यह तर्क RS शर्मा के द्वारा दिया गया है। फिर उसके बाद आता है गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है, तो ये दीनार के नाम से अंकित है। गुप्त काल का मंदिर है तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। वह बंदरगाह जो गुप्त काल के उत्तरीय भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो ये ताम्रलिप्ति का उपयोग किया जाता था। पहली बार वह व्याख्या थी कि पृथ्वी के अपनी ध्रुव पर घूमने के कारण दिन प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता था, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में किया था। फिर उसके बाद आता है मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त शासकों से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये चंद्रगुप्त सेकंड ने धारण किया था। फिर उसके बाद आता है कि वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और कारण सकारी कहलाया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा काम्बे भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मिलाया गया था। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था, तो कौन था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। फिर गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा हुड़ों को पराजित किया गया था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो विशाख दत्त है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है, तो विशाख दत्त हैं। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, तो ये अमरकोश में किया गया है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट हैं। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा है, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है कि ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से है। कर्नाटक वंश का संस्थापक था
तो नान्यदेव था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरिसिंह थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक स्थापना का युग है तो गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो कुमार गुप्त हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुस्लिम आक्रमण, ये जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसांग ने विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किए थे। फिर उसके बाद आता है थानेश्वर की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर की राजधानी वर्धोनो थी। हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी तो ये हेनसांग के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने किया था। चीनी यात्री चुंग यांग यानी कि वेनसांग भारत पहुंचा था तो ये 629 ईस्वी में पहुंचा था। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि सुमेलित कराना है तो इसमें सुमेलित दिया गया है चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि कुमार देवी सही है, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहलाता है, कुमार गुप्त फर्स्ट महेंद्र नाथ इसका आदित्य नाम है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है तो राजतरंगड़ी है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई है तो ये 7 वाहनों के द्वारा जारी किया गया है। कीर्तार्जुनीयम पुस्तक लिखा था तो ये भारवी के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है 800 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक के राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तो राज प्रथम के द्वारा जो कि 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक। फिर खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था तो ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वत्सराज है। संध्याकाल नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध पाल वंशीय रामपाल से है। फिर उदंतपुरा शिक्षा केंद्र अवस्थित है तो ये बिहार राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद आता है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं तो गोपुरम कहलाते हैं। 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिलते हैं तो कर्नाटक राज्य से मिलता है। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम उल्लेख है तो ये चेष्टी। फिर परमार वंश को स्थापित किया था तो उपेंद्र के द्वारा किया गया था। मालया सुमात्रा जावा की विजय का श्रेय राजेंद्र चोल फर्स्ट को जाता है। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। फिर उसके बाद आता है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी, ये बाल पुत्र देव को। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगड़ी है। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था 1027 में। एहोल का दुर्ग मंदिर का निर्माण हुआ था तो ये चालुक्य शासनकाल में हुआ था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है चैप्टर नंबर 10 है विविध। विविध से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था तो मोहम्मद गोरी को। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसी मूर्ति की मूर्ति कला शानदार उदाहरण है। ये भरत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम सोमनाथ है। फिर उसके बाद दिया गया इसमें कि प्राक प्रकाश ग्रंथ लिखा है तो वर रुचि ने लिखा है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था तो ये चोल था। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है। प्रतिन सूतन कला समाप्ति की तिथि है तो 10,000 ईसा पूर्व है।
द्वितीय नगरीकरण में धातु का प्रमुख योगदान लोहा है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी उसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे तो ये ओम से आरंभ करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। ये राजगीर में है। बिहार के कहाँ पे है? तो राजगीर में है। फिर उसके बाद नव नालंदा महाविहार विख्यात है तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध हिंदू जैन शैलाकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है तो ये एलोरा में विद्यमान है। शैल चित्र में अलंकृत बाग गुफाएं पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं तो ये विंध्याचल में पाई जाती हैं। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है तो ये पिपरवा में स्थित है। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा 515 से लेकर के 520 ईस्वी के मध्य किया था। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? तो भास हैं। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 थी। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल युग से जुड़ा हुआ है तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है तो ये व्याकरण से संबंधित है। मृच्छ कटिकम के लेखक शूद्रक हैं। अजंता की चित्रकला चित्रों का वर्णन मिलता है तो ये जातक के चित्रों का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं। अप्रतिरथ हिंदू देवता का एक और नाम है तो ये विष्णु नाम है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक चंद्रेश्वर हैं। उदंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलवी कवि हैं। हूण राजा तोरमाड़ अवलौकिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था तो ये प्रकाश धर्मन के द्वारा किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उल्लेख किया गया है तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में किया गया है। ये भी विधवा दहन का मतलब होता है सती प्रथा। फिर महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था तो 15 वर्ष की आयु में बैठा था। फिर उसके बाद आता है कि बराबर की पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरथिरी विजयी की गई थी तो ये खारवेल के द्वारा किया गया था। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ये रेहला के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था तो ये इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश शासक था तो ये गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। फिर उसके बाद आता है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था तो ये जानी मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी तो ये इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया था तो ये इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद आता है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था तो ये इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार पूरा करवाया गया था तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। फिर उसके बाद आता है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल धातुओं के बने थे तो चांदी तांबा का। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया था तो रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान की पुत्री थी तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के नाम पे प्रतिपादित किया था तो ये बलबन के द्वारा। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी तो ये बलबन के द्वारा।
राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा और न्याय शक्ति के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द कहे थे तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। दिल्ली के सुल्तानों ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था तो बलबन के शासनकाल में 40 ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों का तोड़ा था तो ये बलबन के द्वारा। तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था तो ये भी बलबन के द्वारा विद्रोह किया गया था बलबन के शासनकाल में। फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी है। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। संतलत काल में सार्वजनिक विवरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्तीय मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था तो ये अलाई दरवाजा में। वह सुल्तान जिसमें जमीन में फसल नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था तो ये अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद आता है कि पद्मिनी घटना जुड़ी हुई है तो ये अलाउद्दीन खिलजी से हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे। बरहमंसा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय से जोड़ा है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी तो ये जफर खान की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था तो रामचंद्र देव का था। फिर उसके बाद आता है खुद और मुकदमों को इस हद तक पदोन्नत कर दिया गया कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्तियों का विरोध किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वह सुल्तान जिसके शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विकसित हुआ था। फिर अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते। ये शब्द लिखे गए थे तो A.L. श्रीवास्तव ने। फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी तो दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता को रेहला प्रकाश डाली है तो मोहम्मद बिन तुगलक का। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी तो वह मोहम्मद बिन तुगलक है। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक का नीति के पीछे शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्गों को समर्पण। फिर उसके बाद आता है कि वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो ये फिरोज तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का नाम फिर से फारसी में अनुवाद करवाया था तो दलाल ए फिरोज शाही। वह शासक जिसने गुलामों को विभाग स्थापित किया था तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा ता एक खरौती अस्पताल था। फिर वह सुल्तान जिससे बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिलवाया गया था। वह सुल्तान जिसके सबसे ज्यादा नहर का निर्माण करवाया था तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश में तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी के शासनकाल था तो सैयद के। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। फिर उसके बाद लोदी वंश आता है। लोदी वंश की स्थापना की थी तो बहलोल लोदी ने किया था। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। फिर उसके बाद विविध संतलत कालीन
में देखते हैं हम लोग, दीवाने इंसा का संबंध था तो शाही पत्र व्यवहार से था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किया जाता था, तो ये गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। तबकात ए अखबारी, जिसने कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, यह लिखा गया था तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया था तो इल्तुतमिश ने किया था। गीता गोविंद की रचयिता कौन थे, तो ये जयदेव थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारतीय शासक पराजित हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर विध्वंस किया था तो 1026 ईसा पूर्व में किया था। फिर उसके बाद बहमनी राजवंश में, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन है। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था तो बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में राजा के शासन काल में आया था तो ये देवराय सेकंड के। विजयनगर वह पहला शासक जिसने बहमनियों को गोवा छीन लिया था तो हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे तो ये बाबर के समकालीन थे। फिर उसके बाद आता है कि विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया है तो ये कृष्णदेव राय हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था, तो ये कुली कुतुब शाह के द्वारा लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है तो हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो भू राजस्व थी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो सन 1565 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे तो ये चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोबिंद सिंह था। भारत में सूफी चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है तो ये इस्लाम से संबंधित है। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहादत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था तो ये इब्नुल अरबी के द्वारा किया गया था। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महमूद ए इलाही के नाम से जाना जाता है। ये शेख नेमुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे तो ये चिश्ती अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया एक थे तो ये सूफी संत थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे, तो ये सुहावर्दी संप्रदाय से थे। फिर उसके बाद आता है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा तो ये विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के संप्रदाय से था तो ये फिरदौसी संप्रदाय से था। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था तो ये नयनार कहा जाता था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था तो ये योगिनी कौल। निगुण स्कूल के बड़े समर्थक थे तो कबीर थे। भक्तिकाल संतों में से कृष्ण के आधारक नहीं थे तो ये कबीर थे। भक्तिकाल संत चैत्य का वास्तविक नाम क्या था, तो विश्व संभर था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि 10वें गुरु सिख का नाम क्या था, तो गुरु गोबिंद सिंह था। खालसा पंथ का गठन किया था तो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा किया गया था। बरकारी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था, ये कहाँ से आरंभ हुआ था, ये महाराष्ट्र से आरंभ हुआ था। फिर आता है मुगल साम्राज्य प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था सांस्कृतिक एवं कला से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है तो औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख का दिनार वार्षिक नजराना अर्पित करेगा, तो ये शेर खान के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है कि हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है।
वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था तो ये औरंगजेब है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। मसरवनी या मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह, उसका नाम मुबायिन है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुगलमा पद्धति। बाबर ने भारत में बाबर के युद्धों को सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले पानीपत हुआ था, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था तो राणा संग्राम सिंह। बाबर नामा के रचयिता किस भाषा में की गई है? तो ये तुर्की भाषा में किया गया है। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? तो गुलबदन बेगम है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था तो ये 1532 में किया था। फिर उसके बाद आता है कि हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था तो ये चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, ये शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया था। शेरशाह सूरी की ये उपाधि है। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 500 सवा सौ की इकाइयों में विभाजित किया था। इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया गया था तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजी ने भी नहीं जाना कि जितना पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द H.G. कीन के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? तो ये शेरशाह सूरी के बारे में लिखा है। फिर 1529 ईस्वी में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां द्वारा पराजित किया गया, ये नुसरत शाह को। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट द्वारा अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है तो ये नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था, तो ये मुगल वंश के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी तो ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं तो ये 3 अकबरनामा के खंड है। रजमनामा फारसी अनुवाद है तो ये महाभारत का। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो ये मुगल वंश की। मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि क्या थी? तो मिर्जा थी। पद्मावत लिखा है तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी लिखी गई थी तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार थे तो अब्दुल समद थे। फिर उसके बाद आता है जब्ती प्रणाली की उपज थी तो शेर शाह की थी। दसवंत और बसवंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल के सम्राट राजदरबारी थे तो ये अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये अकबर के दरबार में हुआ था। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय अकबर को जाता है। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए थे, ये अकबर थे। 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही लागू किया था, जो था व्यवहार संहिता। मुगल शासन में मदद ए मांस इंगित करता है तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि अनुदान भूमि। फिर उसके बाद आता है कि वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था तो ये अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। भारत में किसके शासन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये अकबर के। सन 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही लागू किया गया था तो ये अकबर के द्वारा लागू किया गया था। सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी तो ये अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट में मिलाया था तो ये 1576 में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युद्ध मंजिले के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? विलियम फिंच का है। फिर उसके बाद आता है कि अकबर के राज्य के समय बिहार
सरकार में बटा हुआ था, तो 7 सरकार में बटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, तो राणा वीरसाल के। मुगल चित्रकला के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, तो जहांगीर के शासनकाल में था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो कंधार था। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की गई थी, तो ये जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था, तो ये नूर जहां ने। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट के समय भारत आया था, तो ये जहांगीर के समय में आया था। जहांगीर के दरबार का संजीव वर्णन किया है, तो ये सर थॉमस रो ने किया है। अंग्रेजों में से जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो ये कैप्टन हॉकिंस को सम्मानित किया था। फिर उसके बाद आता है परचीनकारी या पिट्रा ड्यूरा संबंधित है, तो ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं एक घंटी लटकाई, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में। सर थॉमस रो भारत का काल में आया था, तो जहांगीर के काल में आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है कि वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग किया था, तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। वह मुगल सम्राट जो जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुआ था, वे थे जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है, A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी, ये औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब के काल में जिन संतनामियों ने बगावत करनौल शहर को दाखिल कर लिया था, तो ये कबीर के अनुयायी थे। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो ये औरंगजेब। फिर खुलास्ता उद तवारीख लिखी थी, तो ये सुजान राय खत्री के द्वारा। आलमगीरनामा को लिखा था, तो ये मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो ये औरंगजेब ने किया था। फिर उसके बाद आता है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो दारुल इस्लाम है। फिर उसके बाद विविध मुगल कालीन के बारे में हम लोग जानते हैं। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो जहांगीर के शासनकाल में। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है, तो रैयत वाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार दक्षिण में है। भारत के नगर को मध्यकाल के सिराजे मशरिक पूर्व का सिराज कहा जाता है, तो ये जौनपुर को कहा जाता है। मुगल प्रशासन में मुतबीज था, तो ये लोक आचरण अधिकारी था। दस्तान ए अमीर हमजा चित्रांकन किया गया है, तो मीर सैयद अली के द्वारा। वह मुगल शासक बादशाह जिसने औरंगजेब को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था, तो ये फर्रुखसियर था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। फिर उसके बाद आता है जवाबित का संबंध था, तो ये राज्य कानून से था। कोस मीनार है, तो कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है। फिर उसके बाद आता है मराठा साम्राज्य और संघ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। सर्वप्रथम मराठा पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार किया था, तो ये बाजीराव द्वितीय के द्वारा। सतनामी पंथ की स्थापना 1657 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी, ये शिवाजी। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था, तो सुमंत को। फिर उसके बाद आता है समर्थन रामदास गुरु थे, तो शिवाजी के थे। महाराष्ट्र में वतनदार वर्ग को कहा जाता था, तो ये सामंत वर्ग को। सरजनामी प्रथा संबंधित थी, तो ये मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित थी। फिर उसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय देखेंगे। प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था, तो राजा सिताब राय को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी, तो ये मुनरो के नेतृत्व में। बंगाल में एक नए भू अर्जित वर्ग की स्थापना की गई थी, तो ये मीर कासिम ने। वह पहला
भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था तो दादा भाई नौरोजी थे। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, ये फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। जंतर मंतर का निर्माण किया था तो महाराजा जयसिंह ने किया था। फिर उसके बाद आता है यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था तो ये वांडीवास के युद्ध में। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में आधिकारिक की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये चार्टर एक्ट 1833 के। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को जाता है। 1760 का वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था। 1632 में बिहार के पटना शहर में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री डच ईस्ट इंडिया स्थापित किया था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है तो ये कोलकाता में था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था तो ये पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। फिर उसके बाद आता है बंबई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था तो उस राजकुमार का नाम चार्ल्स द्वितीय था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था तो ये अल्मीडा हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था तो ये थॉमस बेस्ट है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। फिर उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। महाराणा रणजीत सिंह का संबंध था तो सुकर चकिया मिसल से था। बिहार के क्षेत्र में फतेह शाही का विद्रोह हुआ था तो सारण। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था तो ये श्रीरंगपट्टनम। फिर उसके बाद आता है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह सुजा से प्राप्त किया था। बंगाल के नवाबों में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुआ था तो ये सिराजुद्दौला। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी तो ये 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया गया था तो मोहम्मद रजा खान को। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था ये शाह आलम द्वितीय को। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तो ये टीपू सुल्तान के साथ किया था। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो ये 22 अक्टूबर 1764 को। फिर उसके बाद आता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा था। इससे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था तो 1855-56 में बिहार के संथालियों ने किया था। बंगाल में महलवारी व्यवस्था बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी, होल्ट मैकेंजी ने किया था। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया था तो ये अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक कहाँ से हुई थी तो ये तमिलनाडु में हुआ था। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना मैनचेस्टर कैपिटल सप्लायर एसोसिएशन ने किया था। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल 1876-1878 के दौरान पड़ा था। फिर उसके बाद आता है भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश आयोग गठित की गई थी, ये स्ट्रेची आयोग थी। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया गया था तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जमींदार माना जाता था तो ये रैयतवाड़ी प्रथा में। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया जाता था तो ये जमींदारों ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अतः सदैव सहमति के साथ अवसर वाणिज्य मंडल के निर्देशन पर भारत सरकार चलती और व्हाइट मैन बॉर्डेन ने कहा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है तो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया है।
पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है रजनमी पाम दत्ता ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्हें राजनैतिक संगठन के बारे में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्थायी बंदोबस्त किया है तो जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू के कारण क्या था, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। फिर उसके बाद आता है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। 1857 का विद्रोह दिल्ली, 1857 के विद्रोह से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख कौन थे, बख्त खान थे। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी, ये अफगान शासक के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो ये वीडी सावरकर के द्वारा। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था तो 1858 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया था, तो नाइब उपनाम से। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया था, तो ये बैरकपुर से किया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो ये ग्वालियर में हुआ था। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह के स्थान संबंधित थे, तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे। पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी, तो जुलाई 1857 में। फिर उसके बाद आता है कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 की बागडोर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी से युद्ध किया था, तो ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर था, तो ये विलियम टेलर था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये मेरठ से हुआ था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के प्रविष्ट हुए थे, तो ये 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किए थे, ये बैरकपुर से किए थे। फिर उसके बाद आता है 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। यह कथन डॉक्टर एस.एन. सेन का है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीडी सावरकर हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में आया था। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, ये 1857 को माना जाता है। फिर उसके बाद आता है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह शामिल हुए थे, ये आरा से शामिल हुए थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतियों में नेतृत्व किया था, तो ये कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांत चयन किया था, तो ये गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। फिर 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो ये बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो ये प्रभावी देवी थी। फिर उसके बाद आता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल की गई थी, तो ये दिसंबर 1856 में। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो ये बिहार से किए थे। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था, तो मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो मौलवी अहमद उल्लाह शाह था। वह आयोग जो 1857 का विद्रोह के दमन के बाद फौजी फैज के नवाब संगठित संबंधित थे, तो ये पील आयोग थे।
जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर था। फिर उसके बाद आता है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण असफल रहा, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 ईस्वी के केंद्र विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। ये सर जेम्स आउट्रप एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के आंदोलन से नाम से जुड़ा थे, तो ये तात्या टोपे। अन्य जन आंदोलन जो कि ये 1757 से लेकर के 1858 तक। 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था, तो CR दास के द्वारा कहा गया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व ये सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के विद्रोह सन्यासी से हुआ है। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था सिंह भूमि क्षेत्र में। 1875 के दक्कन के दंगे का तत्काल कारण महाजनपदों के द्वारा ऊंची ब्याज दर थी। फिर उसके बाद आता है संथाल विद्रोह हुआ था, तो 1855-56 में। कुका आंदोलन को संगठित किया गया था, तो गुरु राम सिंह ने किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो 1895 में। हो मुंडा विद्रोह हुआ था, तो 1820-21 के दौरान हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे थे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है तो खोंड है। भारत में शिक्षा का विकास हुआ है, तो भारत में शिक्षा का विकास से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। बनारस यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फार्गुनस कॉलेज की स्थापना करने वाले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था, तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कार्वे ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम रामकृष्ण राधाकृष्णन आयोग था। भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य अधिक मूल्यवान है, यह कथन टीवी मैकाले का है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। इसमें दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा किया गया था, तो ये अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, तो 1882 में। लेखक और उनके कार्यों के बारे में सही जोड़ा सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ विद्रोह उल्लेख हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह से। फिर उसके बाद आता है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विद्रोह गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा ने हाल ही में नए गान के रूप में प्रस्तावित किया है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रवादियों के दौरान समाचार पत्र द इंडियन नेशन का नाम प्रकाशन हुआ था, तो 1931 में। बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों का दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक लिखा गया था, तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। डिवाइडेड इंडिया पुस्तक राजेंद्र प्रसाद की है। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए के नामक पुस्तक की रचना राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया है। फिर आता है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं।
फिर इसके बाद आता है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था, तो अल हिलाल। फिर इसके बाद आता है वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो अरविंद घोष थे। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वतंत्रता प्रति संबंधित कर दिया था, तो ये 1878 ईस्वी के। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। बहिष्कृत भारत कर्नल जर्नल शुरू किया था, तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। फिर उसके बाद आता है संस्थापक दिया गया है, समाचार पत्र दिया गया है। सचिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स समाचार पत्र है। मोहम्मद अली का कामरेड अंग्रेजी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड है। और एस ए डांगे का द सोशलिस्ट अंग्रेजी है। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। मूक नायक समाचार पत्र संबंधित था, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। राजा राम मोहन राय संपादक थे, तो संवाद कौमुदी के। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। बंगाली जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, प्रारंभ किया था, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। फिर उसके बाद आता है दो पत्रिकाओं को नवजीवनी तथा यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी की है। 1923 ईस्वी में कृति गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में है, तो ये बांग्ला में है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद दिया गया है प्रमुख पत्रिकाएं दी गई है और संपादक दिए गए हैं। द हिंदू ये जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। केसरी बाल गंगाधर तिलक का है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का है। सुधारक ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक प्रकाशन किया था जिसका नाम हुंकार था। नाउ आर नेवर पैम्पलेट का लिखा था, तो ये रहमत अली ने लिखा था। अभिनव भारत संबंधित है, तो ये वीडी सावरकर से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है मुख्तिया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, तो ये लीडर था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था, तो ये तारक नाथ दास ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को नाम से जाना जाता है, तो रेड शर्ट के नाम से। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का भाग था, तो जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था, तो ये आनंद मठ है। दशेर कथा पुस्तक लिखी थी, तो ये सखाराम गणेश के द्वारा लिखा गया था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी थी, तो सी आर दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे, तो जेम्स मिल थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक था, तो ये सी आर दत्त थे। फिर उसके बाद आता है कि गांधी बनाम लेनिन लिखा है, तो श्रीपद डागे के द्वारा। गीता रहस्य लिखी है, तो तिलक ने। पुस्तक नाइटनील 84 लिखी है, तो जॉर्ज ओवरले के द्वारा। झंडा गीत लिखा है श्याम लाल पार्षद ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के। इंडियन अनेस्ट्रेक लेखक कौन है, तो वैलेंटाइन सिरोल हैं। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि न्यू इंडिया व कॉमन्स वेल समाचार पत्र का संबंध एनी बेसेंट से है। फिर 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा। फिर ब्रह्म समाज का प्रादुर्भाव हुआ था, तो ये शहरी शिक्षित वर्ग में। फिर उसके बाद आता है आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का है। भारत में सेल्फ
रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया गया था? तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। 1784 में ईस्ट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया था? तो विलियम्स जोन्स ने। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय हेनरी विलियम्स डेरोजियो को जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महागोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। यूनाइटेड पेट्रियोटिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद ने किया था। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सती प्रथा को बंद करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है? तो आर्य समाज से। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? तो ये साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। फिर उसके बाद आता है कि वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो बहावी आंदोलन को। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आजाद। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइनुई आंदोलन चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुआ था। फैरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। फिर वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा जाता है? तो रमाबाई को। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। भारतीयों का वह वर्ग जो पश्चात संस्कृति से प्रभावित था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। फिर ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था? तो वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बनाया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा सामाजिक आंदोलन की स्थापना ब्रह्म समाज है। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो विलियम बेंटिंग ने किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो मैडम ब्लेवेस्टकी तथा कर्नल ऑकलैंड के द्वारा। फिर उसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। फिर प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। सत्य प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की 1897 में शुरुआत की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदू श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे। ये थे स्वामी विवेकानंद। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता था? तो ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। ये स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था। ये 17वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। फिर उसके बाद आता है वह महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था? तो 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था? तो हेनरी विलियम डिरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटुक आलोचक थे? तो जमालुद्दीन अफगान थे। फिर उसके बाद आता है
किसान विद्रोह एवं आंदोलन, किसान विद्रोह एवं आंदोलन, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। ये 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किए थे ये गांधी जी ने। बारदोली सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। फिर 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था तो ये बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ही मायने में कहा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किसान आंदोलन को शामिल होना। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे अवध में हरदोई बहराइच के आदि किसान। फिर उसके बाद आता है कि उलुगलान आंदोलन प्रारंभ किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया था अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम था तो खिलाफत आंदोलन का। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी की ओर आकर्षित किया था तो ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था तो सरकार को लगान देना बंद करना। फिर नई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था तो 1917 में। चंपारण नीर आंदोलन राष्ट्रीय नेता थे तो महात्मा गांधी थे। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार अवध के उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता था तो ये बेथी के नाम से जाना जाता था। फिर शराबी बंद आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुई थी तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। फिर आता है चैप्टर नंबर 11 है कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाएं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1884 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बंबई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबकन के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी तो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। फिर इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना अक्टूबर 1934 में की गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ होम के द्वारा किया गया था। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कांग्रेस आवेदन अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कादम्बिनी गांगुली थी। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष चितरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष R.N. माधुलकर थे। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई गई
कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग है, यानी कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व है, ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी की बैठक को दर्शाता है कि जहां सांसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था वह 1920 में नागपुर में। नरमपंथी द्वारा उपयोग में लाई गई प्रथा, याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था तो भिक्षावृत्ति की राजनीति का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण नरमपंथियों का था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने पर बहुत मूल्यवान सहायता प्रदान की थी। ये दरभंगा के राजा थे। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन आया था तो 1906 के बाद में 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया था तो ये वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकेंगे तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कामागाटा मारू घटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था तो ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। फिर उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस दल के गरम दल से संबंधित थे तो ये अरविंद घोष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण रूप से विकसित संगठन था तो ये मैसूर था। 1947 के बाद 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी तो राज वामन बद्ध आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था तो ये 72 प्रतिनिधित्व के द्वारा भाग लिया गया था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकार का प्रस्ताव अधिवेशन में पारित हुआ था तो ये 1931 में कराची के अधिवेशन में पारित हुआ था। फिर उसके बाद आता है प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उद्योगों वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था? ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता RN मुधोलकर के द्वारा किया गया था। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस। 1897 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने। फिर उसके बाद आता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के निकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल। फिर आता है चैप्टर नंबर 13 है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। इससे भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें दिया गया है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत को अपनाया गया था तो ये बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को अपनाया गया था तो शोक दिवस के रूप में अपनाया गया था।
स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया था तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया तो ये बंगाल विभाजन का। फिर उसके बाद आता है कि बंगाल विभाजन के समय विषय में कहा था कि विजय हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया, ये मुस्लिम के लोग थे। स्वदेशी बंधावन समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। फिर उसके बाद आता है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में आंदोलन जुड़ा हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो ये बिहार में। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया गया था तो ये बी.डी. सावरकर ने किया था। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इनामी थे। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में एक पुनः अधिकृत हुआ था तो 1911 में। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में। फिर उसके बाद आता है कि बंग भंग के बाद आंदोलन शुरू हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में। भारत की राजधानी कलकत्ता दिल्ली बदली गई थी तो ये 1912 में बदली गई थी। फिर उसके बाद आता है मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल आंदोलन संबंधित बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू थे। फिर उसके बाद आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को प्रस्तावित किया था तो ये 23 मार्च 1940 को। 1916 में होम रूल लीग की प्रारंभ की गई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था तो 33 भाग लिए थे। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 से अपनाया था। फिर इसके बाद आता है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का आघात था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्तावित किया गया था तो 1940 में। होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द सादृश्य आंदोलन से ग्रहण किया था तो ये आयरलैंड से। तिलक को भारतीय असंतोषजनक कहा जाता है तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। फिर उसके बाद आता है कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगी, यह बाल गंगाधर तिलक का है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों के नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था तो 1913 में। क्रांतिकारी गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन से जितने भी घटनाएं घटी हैं उन सभी घटनाओं को देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा पर हानि रहित बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने। वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, साम्यवादी। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। कहाँ पे हुआ था तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। हिंदू मेला किसने संगठित किया था तो राज नारायण बोस के द्वारा। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती ने खान एवं टुंडे खान ने विद्रोह किया था तो सिंगापुर में। कामागाटा मारू था तो एक जहाज था कामागाटा मारू। फिर उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट एयर साल्ट की हत्या दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि वासुदेव हरि चापेकर के द्वारा किया गया था। मुख्य खालसा दीवान के गिरे हुए सिख को अपराधी के रूप में घोषित किया था तो ये गदर पार्टी के क्रांतिकारी। फडवीस नाथ घोष जिनकी गहावी से भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की गई की हत्या
की गई थी? तो ये बैकुंठ शुक्ला ने। कामिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिला न्यायाधीश को गोली मारकर हत्या की थी। तो ये दिसंबर 1931 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलवे को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? तो ये काकोरी में। अभिनव भारत क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किया था, वीडी सावरकर ने। मैडम कामा ने भारत की तिरंगिनी स्वतंत्रता ध्वजा को फहराया था, तो स्टुअर्ट गार्ड में। फिर उसके बाद आता है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी थे। जर्मनी के समर्थक से अबुल में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था, तो गदर आंदोलन के दौरान। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने किया था। हरदयाल बाबा हरन सिंह टुंडिला, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े हुए थे ये गदर आंदोलन से।